नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों। मैं सरवर सर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टार एकेडमी में। हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से, ठीक है, ये रेलवे का PYQ जो हम लोग कर रहे हैं, ये PYQ नंबर 2 होगा। ठीक है, मतलब हमारे PYQ का क्लास 2 होगा। आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको ढेर सारी PYQ जो है एक एक करके आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि जब तक PYQ हमारा क्लियर होगा, जब तक हमारा, ठीक है, 25-30 क्लास हो जाएंगे, ऑलमोस्ट जो भी टॉपिक है, जैसे पॉलिटी का टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक, ज्योग्राफी का टॉपिक, इकोनॉमिक्स का टॉपिक, साइंस में फिजिक्स का टॉपिक, केमिस्ट्री का टॉपिक, बायोलॉजी का टॉपिक, जो भी GK GS का ऑलमोस्ट टॉपिक है, वो सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे इन्हीं PYQ से। PYQ पे जोड़ हम बार बार इसलिए देते हैं क्योंकि PYQ जो होता है एक बेहतरीन माध्यम है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि जिस भी एग्जाम को आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं महोदय, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उस एग्जाम का एक्चुअल में डिमांड क्या है। क्योंकि अगर आपको एक्चुअल में डिमांड पता होगा तो उसी हिसाब से आप काम करेंगे और आसानी से आप उस चीज़ों को गेन कर पाएंगे। ठीक है, जो भी मतलब मैक्सिमम स्कोर तक आप तब जा सकते हैं जब उस चीज़ों के बारे में आपको पता हो। होता यह है कि बच्चे पढ़ते तो सारे चीज़ें रहते हैं, ठीक है, एक तरफ से पूरा का पूरा बुक पढ़ते रहता है, लेकिन पता चलता है कि सारे के सारे बुक पढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ चीज़ें ही पता होता है और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन वो गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस टॉपिक पे नहीं फोकस करते हैं जहां से एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। तो हम कम चीज़ों पे फोकस करेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे। हम क्वांटिटी पे कम और क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक करके ढेर सारे PYQ दे, ताकि आपको एक समझ में आ जाए, ठीक है, आप माइंड मैपिंग कर पाए कि एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आता है रेलवे में तो किस जगह से रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आइए एक एक करके हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ठीक है, तो आप इस आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तब तक हम लोग डील कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो जब तक आप सुन रहे हैं, अगर आपको आंसर पता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले, ठीक है, किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ठीक है, देखिए, यूरोपियन लोग भारत में आना शुरू कर देता है कब? तो यूरोपियन लोग भारत में आना शुरू कर देता है जब समय रहती है 15वीं शताब्दी की। ठीक है, 15वीं शताब्दी जो है, ठीक है, इस 15वीं शताब्दी के, ठीक है, 15वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, इसकी जो इनिशियल नहीं, ठीक है, अंत वाला जो भाग है जहां ये समाप्त होता है, ठीक है, तो इसके एंड में जो है ये बहुत सारे, ठीक है, ये मतलब कि यूरोपियन कंपनी भारत में पहुंचती है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी भारत में आती है तो आप उसको एक, ठीक है, क्रम में ही याद रख लीजिएगा कि कौन कौन सी कंपनियां जो है वो भारत में प्रवेश करती है। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहला जो है, अगर आपको पता होगा तो पता होना चाहिए कि सबसे पहले, ठीक है, पुर्तगाल जो है ये भारत में आया था। ठीक है, तो भारत आने वाला पहला जो, ठीक है, यूरोपियन देश था, यूरोपियन कंट्री था, वो कौन था? तो वो था पुर्तगाल। अगर दूसरी हम बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन था, तो दूसरे नंबर पे डचों का नाम आता है, दूसरे नंबर पे डच का नाम आता है। वही पूछा जाए कि तीसरा नंबर पे कौन था, तो तीसरे नंबर पे ब्रिटेनवासी अर्थात अंग्रेज का नाम आता है। और चौथे नंबर पे पूछा जाए तो चौथे नंबर पे डेनिश लोगों का नाम आता है कि डेनिश लोग भारत में आए हुए थे। वही पूछा जाए कि पांचवें नंबर पे कौन आया था और अंतिम में सबसे कौन आया था, तो सबसे अंतिम में फ्रांस आया था। ठीक है, सबसे अंतिम में कौन आया था, तो सबसे अंतिम में याद रखेंगे कि फ्रांस जो था ये सबसे अंतिम में आया था। ठीक है, आइए
अब अगर क्वेश्चन पूछे कि पुर्तगाल कब आया था, तो याद रखेंगे कि 1498 में पुर्तगाल एंट्री मारता है भारत में। ठीक है, डच के बारे में पूछा जाए तो डच जो है ये 1596 में डच लोग भारत में एंट्री मारते हैं। वही पूछा जाए ब्रिटेन के बारे में तो 1600 में ब्रिटेन वासी भारत में एंट्री मारते हैं। वही पूछा जाए डेनिस के बारे में तो 1616 में, ठीक है, डेनिस लोग भारत में एंट्री मारता है। और अंतिम में 1664 में, अंतिम रूप से 1664 में फ्रांसीसी भारत में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत आने वाला पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था, ठीक है, व्यापारिक शक्ति कौन सा था। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था। कब आया था, तो पुर्तगाल आया था 1498 में। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि पुर्तगाल आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पुर्तगाल से भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो 1498 में जो पुर्तगाल से भारत आया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम याद रखेंगे वास्को डी गामा था। कौन था वो, तो उसका नाम वास्को डी गामा था। ठीक है, तो वास्को डी गामा वो व्यक्ति था जो 1498 में भारत के तरफ प्रवेश किया था, भारत में प्रवेश किया था। अब भारत में कहां आया था, तो याद रखेंगे कि भारत में ये कहां आया था, तो केरल वाला जो क्षेत्र है, इसी केरल के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में यहां पर जो, ठीक है, एक जगह था जिसका नाम था कालीकट। कौन सी जगह, तो कालीकट। इसी कालीकट वाले क्षेत्र में वास्को डी गामा प्रवेश किया था 1498 में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सबसे पहले आने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था, तो उसका नाम था वास्को डी गामा। क्लियर है। चलिए बाकी धीरे धीरे और भी क्वेश्चन आते जाएंगे। तो अभी यूरोपियनों के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके डील करते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वही अब ब्रिटेन के बारे में बात किए थे, तो ब्रिटेन कब आता है, तो 1600 में। वही अगर हम बात किए थे किसके बारे में, तो हम लोग बात किए हुए थे पुर्तगालियों के बारे में। तो पुर्तगाली जो है ये पुर्तगाली कब आए थे, तो 1498। फ्रांसीसियों के बारे में, तो फ्रांसीसी कब आए थे, तो फ्रांसीसी आए थे 1664 में, अर्थात सबसे बाद में आने वाले थे ये। और डचों के बारे में हमने बात किया था कि डच 1596 में भारत के तरफ प्रवेश किया था ये। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जिसे आपको क्लियर याद रखने हैं। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि बैरम खां के पतन के तुरंत बाद अकबर ने वकील के पद पर किसे नियुक्त किया था। ठीक है, जब बैरम खां जो है, बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद अकबर ने वकील के पद पे यानी बैरम खां के स्थान पे किसको वकील का पद दे दिया था। अब सबसे पहले बात यह आती है कि बैरम खां था कौन। ठीक है, तो अगर पूछे बैरम खां था कौन, तो याद रखिएगा बैरम खां के बारे में। देखिए होता यह है कि 1500, ठीक है, देखिए होता यह है कि 1556 में देहांत हो जाता है किसका, तो 1556 में देहांत हो जाता है, 1556 में देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है किसका, तो 1556 में याद रखेंगे मृत्यु हो जाता है। देखिए मृत्यु हो जाता है किसका, तो हुमायूं का। किसका, हुमायूं का। हुमायूं जो है, हुमायूं मर गया कब, तो 1556 में। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं की जो जीवन थी वो ऐसे ही लुढ़कते पुरखते बीत गई थी, क्योंकि जब वो, ठीक है, जब मुगल शासक वो बना, ठीक है, दिल्ली के गद्दी पर जब वो बैठा, तो शुरुआती संघर्ष जो था उसका शेरशाह सूरी से था। और एक लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद शेरशाह सूरी ने फाइनली कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी को, ये इसको हुमायूं को पीट पाट कर भारत से भगा देता है। और भारत से निष्कासित होने के बाद एक लंबे समय के बाद, अर्थात ठीक है 1540 से लेके 55 तक, लगभग 15 सालों तक हुमायूं भारत से बाहर रहता है। और 1556 में हुमायूं भारत में प्रवेश करता है। जब 1556 में प्रवेश करता है तो उस समय शेरशाह सूरी का जो वंशज हुआ करता था सिकंदर शाह सूरी, उसको परास्त करके फिर से मुगल वंश की स्थापना करता है। और 55 में ही इसने एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जिस लाइब्रेरी का नाम था दीने पनाह। तो दीने पनाह लाइब्रेरी का निर्माण करवाता है और उसी लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर के 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन ये आता है कि हुमायूं जो था ये 1556 में, ठीक है, इसकी देहांत हो गई। तो इसके जाने के बाद अकबर का एज उस समय पे बहुत कम था। ठीक है, लगभग ऐसा कहा जाता था कि 13-14 साल का ये बच्चा था। ये तो 13-14 साल के बच्चे को अब अगला राजा बनाया जाना था। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या था कि एक और दूसरा व्यक्ति था दिल्ली का जिसका नाम था हेमू विक्रमादित्य। वो हेमू विक्रमादित्य 1556 के आसपास वो दिल्ली पे अटैक कर दिया था। मुगल के जो गद्दी थे उस गद्दी पे अटैक कर दिया था। ठीक है, अब यहां पर अकबर के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था किसको, बैरम खां को। ठीक है, मतलब कि
ये पूरे के पूरे मुगलों का जो सेना उस समय था वो बैरम खां के कंट्रोल में था। तो बैरम खां ने मुगलों का नेतृत्व करते हुए मुगलों को आगे तक बढ़ाया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर उस समय पर बैरम खां जैसा शख्स ना होता तो मुगलों की कहानी 1556 में ही समाप्त हो गई होती और उसी के बाद से, ठीक है, ये भारत में जो भी अलग शासक थे जैसे कि हेमू विक्रमादित्य, उसकी शासन स्थापित हो गई होती। लेकिन 1556 में, ठीक है, बैरम खां संभालता है और पानीपत की दूसरी युद्ध होती है 1556 में। ठीक है, पानीपत की दूसरी युद्ध होती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो होती है ये 1556 में होती है। किसके किसके बीच में? तो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। और उसी युद्ध में हेमू विक्रमादित्य की आंख में तीर लगता है, हेमू विक्रमादित्य मारा जाता है और बैरम खां जीत जाता है और अकबर को साम्राज्य मतलब शासक घोषित कर दिया जाता है और मुगलों का साम्राज्य कायम ही रहता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही समय आता है 1560 का, 1560 में मुगलों के शासन व्यवस्था में एक महिला का एंट्री होता है जिसका नाम था महामंगा। महामंगा जो थी, ये महामंगा अकबर के धाई मां थी, यानी कि अकबर का पालन पोषण करने वाली महिला थी। ठीक है, मतलब अकबर का पालन पोषण, ठीक है, इसी महिला के द्वारा किया गया था, महामंगा के द्वारा। क्योंकि हुमायूं जो था वो अपना मतलब अकबर के जन्म के बाद, ठीक है, यो भारत से बाहर ही रहा था। तो अकबर जो पला बड़ा था वो महामंगा के पास पला बड़ा था। तो महामंगा का शासन 1560 में शुरू होता है और महामंगा किसी भी प्रकार से अकबर को चढ़ा बढ़ा के यहां से बैरम खां को साम्राज्य से निष्कासित करवा देता है। और एक युद्ध होता है, तिलवारा का युद्ध है, और उस तिलवारा का युद्ध में, ठीक है, बैरम खां और ये तिलवारा का युद्ध बैरम खां और अकबर के बीच में होता है और बैरम खां जो है वो हार जाता है और उसको भेज दिया जाता है मक्के मदीने के शहर के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो शहर के लिए जा रहा था तो रास्तों में कुछ डकैतों के द्वारा घेर के बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो बैरम खां के मरने के बाद, बैरम खां के जाने के बाद इसके पद पे कौन आता है? तो याद रखिएगा कि इसके पद पे जो अगला व्यक्ति आता है, ठीक है, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मुनीम खां। ठीक है, क्या नाम था? तो याद रखेंगे कि उस व्यक्ति का नाम था क्या? मुनीम खां। मुनीम खां वो व्यक्ति था जो बैरम खां के देहांत के बाद, बैरम खां के मृत्यु के बाद, ठीक है, ये पद संभाला था। ठीक है, तो इसकी मृत्यु, ठीक है, बैरम खां के मृत्यु के बाद मुनीम खान जो था ये अगला पद संभाला था। ठीक, इसमें एक इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये अधम खां को। अधम खां कौन था? तो अधम खां महामंगा का पुत्र था ये। ठीक है, अधम खां कौन था? तो अधम खां महामंगा का पुत्र था ये। ठीक है, किसका पुत्र था? तो महामंगा जो थी, ठीक है, अकबर का पालन पोषण करने वाली महिला, उसी का महामंगा का पुत्र था ये। कौन? तो अधम खां। और ये अधम खां जो है, ठीक है, इसने क्या किया था कि बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है, अतका खान अकबर का, इसकी हत्या कर देता है, जिस कारण से अकबर जो है अधम खां की हत्या कर देता है और उसी के बाद महामंगा भी सोग में निपट जाती है और 1562 के आसपास महामंगा की भी कहानी खत्म होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि 1562 के बाद एक्चुअल में अकबर का शासन शुरू होता है। एक और व्यक्ति यहां दिया हुआ है हकीम सुर के बारे में। ठीक है, देखिए, एक अकबर के, ठीक है, नवरत्न में जुड़ा हुआ था एक व्यक्ति जिसका नाम था हकीम हुकाम। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में एक व्यक्ति जुड़ा हुआ था जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। ठीक है, ये कौन था? तो ये बावर्ची हुआ करता था अकबर का। ऐसा कहा जाता था कि अकबर के मतलब अकबर इसी के द्वारा बनाया गया भोजन करता था, उसका पसंदीदा बावर्ची था, इसलिए अकबर ने इसको भी अपने नवरत्नों में शामिल किया था, हकीम हुकाम को। ठीक है, क्लियर है? चले, फिलहाल इस क्वेश्चन की हम बात करें कि ये अकबर के मतलब बैरम खां के जाने के बाद अकबर ने वकील के पद पर किसको नियुक्त किया था? तो ये याद रखिएगा, मुनीम खां जो व्यक्ति था, इस मुनीम खां को नियुक्त किया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी अर्थात मुनीम खां हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसको मोस्ट वीवीआई कह लीजिए। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस चीज को ठीक ठाक मात्रा में याद रखिएगा और ये कभी आप भूलेंगे ना, ताकि एग्जाम में कभी से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना पाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंगाल विभाजन। तो देखिए, याद रखिएगा कि ये 1899 में, 1899 से लेकर 1905 तक वायसराय के पद पे जो था उस व्यक्ति का नाम था करजन। क्या नाम था? तो करजन।
ठीक है। कर्जन जो था ये 1899 से लेके 1905 के बीच में ये, ठीक है, क्या था ये, तो ये था भारत का वायसराय, ठीक है, भारत का वायसराय था। अगर पूछा जाए कि वायसराय का पद कब आया था, तो याद रखिएगा वायसराय का पद 1858 में आया था। और पहला वायसराय कौन था, तो कैनिन जो था, वो कैनिन पहला वायसराय था भारत का, ठीक है। कर्जन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसी कर्जन ने 1803 में, ठीक है, 1903 में इसने घोषणा किया था बंगाल विभाजन का। पहली बार घोषणा हुआ था बंगाल विभाजन का 1903 में, और फाइनली 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब कर दिया गया था, तो 1905 में फाइनली बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, 1905 में, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा ये विभाजन किया गया था किसके द्वारा, तो कर्जन के द्वारा, ठीक है। कर्जन के द्वारा ये विभाजन किया गया था, तो इसके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था कब, 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और 1911 में ही यह डिसीजन लिया गया था कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बिहार एक अलग प्रांत जो बनता है वो 1911 की घोषणा में, और 1912 में बिहार की निर्माण की जाती है, बिहार बनाया जाता है, ठीक है। तो कर्जन से संबंधित ये 2-4 बात आप यहां से याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए बात करें हेस्टिंग्स के बारे में। तो हेस्टिंग्स जो था, ये बंदा जो था, याद रखेंगे इसी के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, ठीक है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो किसके समय में आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था हेस्टिंग्स के समय में, याद रखेंगे। हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, ठीक है। द्वैध शासन व्यवस्था जो था, द्वैध शासन व्यवस्था जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, इस द्वैध शासन व्यवस्था को इसने समाप्त किया था, किसने, तो हेस्टिंग्स ने। तो अगर क्वेश्चन आए कि द्वैध शासन व्यवस्था को किसने लागू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, और समाप्त कौन कर दिया था उसको, तो हेस्टिंग्स ने उसको समाप्त कर दिया था। तो ये एक आध 2 बात आप हेस्टिंग्स से भी याद रखिएगा, ठीक है। इरविन के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा इरविन से संबंधित कुछ बातें, जैसे कि इरविन से आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा कि इरविन जो बंदा था ये, ठीक है, इरविन जो था इसका, ठीक है, ये 1926 से 31 तक लगभग इसका शासन था, किसका, इरविन का। क्यों ऐसा कर रहे, देखिए इरविन क्यों याद रखना है, तो इरविन के समय में कुछ इंपॉर्टेंट घटना होती है जो आपको याद रखना है। वो इंपॉर्टेंट घटना क्या क्या था, ठीक है। तो देखिए इरविन के समय में जो घटना हुआ था उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इरविन के समय में देखिए इरविन के समय में जो जो घटनाएं हुई थी, ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में याद रखिएगा। सबसे पहली घटना अगर इरविन की हम बात करें, इरविन के समय में क्या हुआ था, ठीक है, तो इरविन के समय में ही, ठीक है, ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट पारित किया गया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो जारी किया गया था वो किसके समय में, तो वो जारी किया गया था इरविन के समय में ही। अब पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने जारी किया था, तो याद रखेंगे नेहरू रिपोर्ट जारी करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, तो नेहरू रिपोर्ट जारी करने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नहीं, मोतीलाल नेहरू थे वो, ठीक है। उसके बाद इरविन से याद रखिएगा कि इरविन के समय में ही, ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, और इसी लाहौर अधिवेशन में मांग किया जाता है किस चीज का, तो पूर्ण स्वराज का, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में की जाती है, ये याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इरविन के समय में ही, ठीक है, 23 मार्च को, इरविन के समय में ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था, ठीक है। तो भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो थे, ठीक है, राजगुरु और सुखदेव थे, ठीक है, इन 3 वीर सपूतों को, ठीक है, यहां पे शहीद कर दिया गया था। कब, तो ये 23 मार्च 1931 को, और ये इरविन का ही मुख्य रोल था इसमें, तो इरविन के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद इरविन से एक और घटना याद रखिएगा कि 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को एक बैठक होती है, एक समझौता होती है जिसको दिल्ली समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दिल्ली समझौता कहा जाता
जाता है, ठीक है। दिल्ली समझौता कह लीजिए या फिर इसको गांधी इरविन समझौता कह लीजिए, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इस समझौते में गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टॉप कर देने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो जब भी कभी इरविन के बात आए तो ये चंद बातें याद रखिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कोशिश करेंगे कि ये 2-4 बातें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। क्लियर? चलिए आइए, अब उसके बाद हम बात करेंगे, हम कहां थे, तो हम थे, ठीक है, यहां पे। चलिए, तो ये वायसराय के बारे में बात कर रहे थे, कर्जन के बारे में, तो याद रखिएगा इसी ने बंगाल का विभाजन किया था। अब आइए अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, वो अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए नए मंगल ग्रह, ठीक है, खोजे गए मतलब मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है। मतलब ये हमसे पूछ रहा है, कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि पूछना क्या चाह रहा है, तो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि मंगल ग्रह जो है, ठीक है, इसकी 2 चंद्रमा जो है, इस 2 चंद्रमा की खोज किया गया था किसके द्वारा, तो आसफ हॉल के द्वारा, ठीक है। 2 चंद्रमा का खोज किया गया था, चंद्रमा कह लीजिए या फिर आप उपग्रह कह लीजिए। तो महोदय आपको पता होगा कि मंगल ग्रह जो है, ठीक है, इसके पास 2 उपग्रह है। कौन से 2 उपग्रह है, तो एक को फोबोस और दूसरे को डिमोस कहते हैं। तो फोबोस और डिमोस ये 2 उपग्रह है किसके, तो ये 2 उपग्रह है किसके, मंगल के। वही पूछे पृथ्वी के बारे में, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के पास कितने उपग्रह है, तो पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा है। मतलब हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो कितना चंद्रमा हमको दिखाई देता है, 1 चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप मंगल ग्रह पे जाते हैं तो वहां 1 नहीं 2-2 चंद्रमा मिलेगा आपको। मतलब वहां करवा चौथ मनाने के लिए 2-2 चंद्रमा की मतलब 2-2 ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन भारत में एक ही, मतलब ये पृथ्वी पे एक ही ऑप्शन है क्योंकि यहां एक ही चंद्रमा है। वही अगर हम बात कर ले बुध और शुक्र की, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह कोई चंद्रमा नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि वहां कहानी खत्म है। तो पृथ्वी के पास याद रखेंगे कि 1 चंद्रमा है, वही मंगल ग्रह के पास कितने, तो 2 चंद्रमा है, ठीक है। मंगल ग्रह के दोनों चंद्रमा का क्या नाम है, तो फोबोस और डिमोस, और पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका क्या नाम है, तो हम लोग चंद्रमा के नाम से ही उसको जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। अब आइए मंगल ग्रह की बात आई, देखिए अगर बात आई मंगल ग्रह की, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए हो गया सूर्य। ये क्या हो गया, तो आप मान लीजिए ये हो गया सूर्य, ठीक है। क्या है ये, तो ये हो गया सूर्य। अब सूर्य के हिसाब से, ठीक है, अगर हम ग्रहों की बात करें तो सूर्य के हिसाब से ग्रहों की बात। आइए एक नया पेज लेते हैं ताकि आपको ठीक ठाक से समझ में आए। देखिए, ठीक है, ये है क्या, तो ये है सूर्य, ठीक है, ये है सूर्य। मान लीजिए आपकी ये क्या है, तो ये सूर्य है, ठीक है। ये जो सूर्य है, इस सूर्य को, इसके चारों तरफ कुछ कक्षाएं बनी हुई है, जिन कक्षाओं में सभी की सभी ग्रह जो है वो सभी के सभी ग्रह चक्कर लगाती है। सभी के सभी ग्रह जो है वो ग्रह चक्कर लगाता है इसके कक्ष में, सभी के सभी ग्रह चक्कर लगाता है। सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है उसको हम लोग बुध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, तो बुध, मतलब बुध ग्रह है। वही बात करेंगे दूसरा, तो दूसरा याद रखिएगा शुक्र ग्रह है, ठीक है। सूर्य से नजदीक दूसरा सबसे ग्रह कौन सा होगा, शुक्र। और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा अपना पृथ्वी है। और चौथी बात करें तो चौथा क्या है, मंगल ग्रह। मतलब ये मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह है, ठीक है। अब यहां से एक और फैक्ट याद रखिएगा कि देखिए दूरी के हिसाब से चौथा है मंगल ग्रह, ठीक है, दूरी के हिसाब से चौथा है मंगल ग्रह, ठीक है। अगर बात करें कि साइज के आधार पे कौन सा इसका स्थान है, तो 7वां स्थान आता है साइज के आधार पे, आकार के आधार पे, किसका, मंगल ग्रह का। उसी के बाद अगर हम बात करें कि मंगल ग्रह जो है, याद रखेंगे कि मंगल और बृहस्पति, ये जो मंगल है और इधर ये है बृहस्पति, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है, क्षुद्र पट्टियां पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह आपको देखने को मिलेगा। तो कभी कभी भूले भटके क्वेश्चन आ जाता है कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र पट्टी, क्षुद्र बेल्ट या फिर क्षुद्र ग्रह पाई जाती है, तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में यह पाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह के रूप में किसको जाना जाता है, तो बृहस्पति को जाना जाता है। यही मंगल है जिसके पास
फोबोस और डिमोस दो उपग्रह स्थित है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, इसके पास 0 और इसके पास 0, मतलब बुध और शुक्र के पास किसी प्रकार का कोई उपग्रह आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब आइए, इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भोर का तारा, सांझ के तारा किसको कहा जाता है? तो भोर के तारा और सांझ के तारा जो है वो कहा जाएगा किसे? तो शुक्र को कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है? मतलब हमारे यहां जैसे होता है कि सूरज पूरब से उगता है, लेकिन इस ग्रह पे जाइएगा तो आपको वहां सूरज दिखेगा पश्चिम से उगते हुए। यानी कि एक शुक्र और दूसरा अरुण, शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह है जहां पर सूर्य जो है वो पश्चिम से उदय होता है और पूरब में अस्त होता है। तो ऐसे ही याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन के